हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गंगाराम विश्वकर्मा एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पहलवान ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपकी परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आज की वीडियो में टॉपिक है हमारा मोहम्मद गौरी। इसके पहले आपने पिछली वीडियो में देखा होगा महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, उसके क्या उद्देश्य थे, कितनी बार आक्रमण किया आदि। लेकिन आज इस भाग में आप देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। दोस्तों, जब सन 1186 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी के छोटे भाई मोहम्मद गौरी ने मलिक खुसरो को जान से मार दिया था। मलिक खुसरो गजनवी वंश का अंतिम शासक था, पिछली वीडियो में बताया था आपके लिए। तो इस प्रकार भारत में महमूद के वंश का राज पूर्णतः समाप्त हो गया। तो मोहम्मद गौरी भारत पर क्यों आया और क्यों आक्रमण किए, इसके पीछे आपके लिए बता दें। गयासुद्दीन गौरी ने गौर के मामलों में काफ़ी व्यस्त रहने के कारण अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को, जिसका पूरा नाम था साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी और इसे मुजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता था, तो जो गयासुद्दीन था उसका बड़ा भाई था, तो उसने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गवर्नर नियुक्त किया। कहाँ का? गजनी का। तो इस प्रकार वह गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया। अपने बड़े भाई गयासुद्दीन की आज्ञा से उसने भारत विजय के लिए योजना बनानी शुरू कर दी थी। अब दोस्तों, भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या कारण थे? तो मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी की भांति ही भारत पर अनेक आक्रमण किए और संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत को दौड़ डाला। भारत पर उसके आक्रमण के संकल्प के पीछे कुछ मुख्य कारण निहित थे, तो उनको हम जान सकते हैं कौन कौन से वो कारण थे। प्रथम यह था कि पंजाब में स्थित गजनवी वंश के लोगों का नाश करना चाहता था ताकि वह अपने राज को कोई खतरा महसूस ना होने दे। दूसरा वह है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना कर अपना नाम अमर करना चाहता था। अगला, भारत की असीम धन दौलत को प्राप्त करना चाहता था। इस प्रकार उसने आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। अगला कारण था वह कट्टर मुसलमान था और भारत में मूर्ति पूजा का नाश करना और अपने आप का कर्तव्य समझता था। इस प्रकार उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए योजना बनानी शुरू की थी। अब बात करते हैं कि आक्रमण करने के पहले भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी, क्योंकि उस समय की जो राजनीतिक स्थिति, सामाजिक या धार्मिक स्थिति, उसके बारे में हम जान सकेंगे, तभी हम उसके आक्रमणों के बारे में सही सही अनुमान लगा सकते हैं। तो राजनीतिक स्थिति 12वीं शताब्दी में जब उत्तर पश्चिम भारत में 3 विदेशी राज्य थे, पंजाब, मुल्तान, सिंध। वास्तव में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तरी भारत का मानचित्र सुल्तान महमूद के समय में काफ़ी बदल चुका था। महमूद ने 1027 ईस्वी में अपना पहला अंतिम आक्रमण किया था। इस प्रकार इन दो महत्वपूर्ण आक्रमणकारियों के समय में लगभग 148 वर्ष का अंतर था, अतः भारत के विभिन्न राजवंशों में परिवर्तन आना स्वाभाविक हो गया। इस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिंध में सुम्र जाति के सिया शासकों का शासन था। सिंध और मुल्तान के राज छोटे छोटे थे। पंजाब का गजनवी वंश का जो राज था वो दुर्बल था। इन मुसलमान राज्यों के साधन बहुत ही सीमित थे और हिंदू जनता का सहयोग भी इन्हें प्राप्त था, अतः उनमें आक्रमणकारियों को रोकने की क्षमता नहीं थी। गजनवी वंश के शासकों का पूर्व गौरव लुप्त हो चुका था, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वे केवल पड़ोसी राजपूत राजाओं पर छुटपुट आक्रमण करने में ही रहते थे। राज विस्तार में वे असमर्थ थे, क्योंकि उस समय चौहान राजपूत ने कुछ प्रदेश उनसे छीन लिए थे। तो इन विदेशी राज्यों को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में हिंदू राजा राज करते थे। संक्षेप में, गौरी के आक्रमण के समय सिंध, मुल्तान और पंजाब के विदेशी राज्यों के अतिरिक्त उत्तरी भारत में भी 4 प्रधान हिंदू राज्य थे, जिनमें से दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश का राज था, जिसका राजा पृथ्वीराज। कन्नौज में गढ़वाल या राठौर वंश का राजा जयचंद। बिहार में पाल वंश और बंगाल में सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन का शासन
रहता था। इन सभी राज्यों में आपसी फूट थी, अंतः निरंतर संघर्ष चलता रहता था। विशेषकर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का जो शत्रुता थी वो भीषण थी। दोनों ओर से एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयत्न जारी रहता था। उत्तरी भारत के सभी राजा हठीले और अभिमानी थे तथा किसी एक के नेतृत्व में संगठित होकर किसी भी विदेशी आक्रांता या शक्ति का विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने का उनके प्रति कोई ऐसा साहस नहीं देखा गया, अतः उन्हें शक्तिशाली विदेशी शत्रुओं से अलग अलग युद्ध करने पड़े और अंततः वह पतन की ओर बढ़ते गए। सामाजिक दशा के बारे में बात की जाए तो सामाजिक दृष्टि से उस समय भारत की अवस्था सोचनीय थी। भारतीय समाज अनेक वर्गों और जातियों में विभक्त था, साथ ही साथ उपजातियों में भी बटा था, जिनके अपने अपने स्वार्थ और हित थे। उनमें परस्पर ईर्ष्या, द्वेष तथा एक दूसरे को नीचे गिराने का बोलबाला था। समाज का नैतिक पतन होता जा रहा था। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो लोगों का हौसला भी बहुत कुछ पस्त हो चुका था। देशभक्ति की भावना भी प्रबल नहीं थी। कुछ शासकों में देश के लिए मर मिटने के लिए जो उत्साह था वो भी खत्म हो चुका था। इसके अलावा धार्मिक दिशा में, धार्मिक दृष्टि से देश के जो बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था वो अब भी पतन की ओर हो गया था। हिंदू, शैव और वैष्णव धर्म लोकप्रिय होते जा रहे थे। मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार होने लगा था। तो इस प्रकार सामाजिक जीवन की जो अंदर भावना थी वो धार्मिक जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। देव मंदिरों में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा था। मंदिरों में अपार संपत्ति ने धर्म स्थानों को भी राजनीतिक की दृष्टि में बदल दिया। लोगों में धार्मिक उत्साह क्षीण होता जा रहा था। धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांडों ने कायरता को जन्म दे डाला था। तो कुल मिलाकर देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि जिससे विदेशी शक्ति को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित होना पड़ा। तो गौरी के आक्रमण के बारे में अगला हम चर्चा करेंगे। गौरी के आक्रमण किस प्रकार हुए, कहाँ कहाँ हुए। तो गौरी ने सबसे पहले 1175 ईस्वी में आक्रमण शुरू किए और 1205 या 6 ईस्वी तक चलते रहे। इसकी जय पराजय के लिए निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, मुल्तान तथा उच्च की विजय। 1175 में गौरी का पहला आक्रमण था मुल्तान पर। 1175 ईस्वी में हुआ। वहाँ के मुस्लिम शासक को हराकर गौरी ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया और उसने अपने एक सूबेदार को वहाँ का शासन सौंप दिया। अगला आक्रमण होता अनहिलवाड़ का और लाहौर पर आक्रमण 1181 से 1186 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया, किंतु राजा मूलराज द्वितीय के हाथों वह बुरी तरह से पराजित हुआ। वह अपनी सेना के एक छोटे से भाग के साथ बचकर निकल गया, परंतु 1176 ईस्वी में उसने गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक पर आक्रमण किया और लाहौर को जीत सका। अंत में गौरी कूटनीतिक और कपट से काम लेकर खुसरो को बंदी बना लिया तथा उसके पुत्र का वध कर दिया। इस प्रकार लाहौर पर भी गौरी का कब्जा हो गया। अब आगे चलकर उसने भटिंडा और सलेंद्र पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। अगला उसका महत्वपूर्ण जो इतिहास के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पृथ्वीराज चौहान से तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में दिल्ली के वीर शासक पृथ्वीराज चौहान गौरी का आक्रमण हुआ। तो यह आक्रमण तराइन पर हुआ जो दिल्ली से 80 मील दूर है और इस भयंकर युद्ध में बहुत ही अधिक मारामारी हुई। घायल गौरी को एक खिलजी सरदार ने घोड़े पर डालकर युद्ध से भगा ले गया। तो इस प्रकार राजपूतों ने भागती हुई मुस्लिम सेना का 80 मील तक पीछा किया। पृथ्वीराज ने भटिंडा और सलेंद्र पर फिर से अधिकार कर लिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को अनेक राजपूत राजाओं ने सहायता दी। तो इस प्रकार से यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में रहा। अगला युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। एक साल बाद गौरी ने अपने हार का बदला लेने के लिए गजनी में भारी सैनिक तैयारी की और 1192 ईस्वी में उसने 1,20,000 लगभग कुशल योद्धाओं को लेकर पुनः पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज और गौरी के बीच जो युद्ध हुआ तो राजपूत ने मुसलमानों को पीछा धकेल दिया, लेकिन गौरी की कूटनीतिक और रण कौशल से उनकी हार
को जीत में बदल दिया गया। जो गौरी पहले शुरुआत में हार की कगार पर था, लेकिन जब उसने कूटनीतिक चाल चली और आगे युद्ध किया तो उसकी हार जीत में बदल गई। तो इस प्रकार से उसने राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी विशाल राज का स्वामी बन गया। मुस्लिम राज अब सिंध, पंजाब और दिल्ली तक फैल गया। पृथ्वीराज से जीते हुए अजमेर का शासन गौरी ने पृथ्वीराज के ही पुत्र, जिसका नाम गोला था, उसे सौंप दिया। इस प्रकार वह वार्षिक आय लेकर वापस चला गया। अगला युद्ध उसने किया मेरठ और कोयल पर 1193 इसमें। पृथ्वीराज को हराने के बाद उसने भारतीय प्रदेशों को जो प्रबंधन दिया वो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जीते हुए भाग को कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले देकर वह गजनी और गौर लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ, बरन, कोयल, दोआ आदि पर कई स्थानों पर जीतकर मुस्लिम राज्य में मिला लिया। इस प्रकार जो उसने राज छोड़ा था वहाँ पर भी उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर युद्ध किए और उसे अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। अगला युद्ध होता है कन्नौज के जयचंद पर विजय, जो 1194 ईस्वी में होती है। क्योंकि जब तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में कन्नौज पृथ्वीराज की सहायता नहीं करता है और मोहम्मद गौरी के पक्ष में रहता है, तो अगला युद्ध मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ किया। तो इस युद्ध में लगभग 12,000 सैनिकों के साथ उसने चढ़ाई कर दी कन्नौज पर, और जयचंद ने लेकिन जो उससे सामना किया, लेकिन आखिरकार उसकी पराजय हुई और मोहम्मद गौरी की पूर्ण विजय हुई। इसके बाद गौरी ने कन्नौज और बनारस पर अपना अधिकार कर लिया। उसने नागरिकों और मंदिरों को बुरी तरह लूटा। इस लूट से गौरी को इतना धन प्राप्त हुआ कि उसने, कहा जाता है कि 1400 ऊँटों पर सामान लाद कर चला गया। कन्नौज विजय गौरी की एक महान सैनिक सफलता थी। इसके फलस्वरूप मेरठ और बनारस के बीच का जो भाग था वो भी मुसलमानों के अधिकार में आ गया। इसके बाद उसने अजमेर, गुजरात, ग्वालियर, अनिलवाड़ा पर अधिकार भी कर लिया। अगला मोस्ट बंगाल और बिहार की विजय। गौरी के ही एक अन्य साहसी सेनानायक बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में चुनार तथा करमनासा नदी के बीच के प्रदेश को मुस्लिम राज्य में मिलाना शुरू किया। वहाँ का शासक इंद्रवर्मन राजधानी से भाग गया और इस प्रकार बिहार का स्वतंत्रता से विजय पाली। बख्तियार खिलजी इतिहास में क्रूर, बर्बर आदि नामों से प्रसिद्ध है। उसने बौद्ध भिक्षुओं को तलवार से काट मौत के घाट उतारा, मंदिरों में बिहार को नष्ट कर दिया। बिहार विजय के बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार करने का निश्चय किया और बंगाल की राजधानी नदिया या नवद्वीप पर कुछ कुशल घुड़सवारों के साथ सौदागर के भेष में पहुंचा। उसने एकाएक राजमहल पर आक्रमण करना शुरू किया। राजा लक्ष्मण सेन था उस समय, आसानी से उसे जीत लिया। कहा जाता है बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को जलाकर राख कर दिया तथा अमूल्य साहित्य को सदा के लिए नष्ट कर दिया। आज यदि उपलब्ध होता तो यह भारतीय साहित्य इतिहास पर काफ़ी प्रकाश डालता। मोहम्मद गौरी का अगला आक्रमण खोखरों के विरुद्ध होता है, जो 1205 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी को ख्वारिज्म यानी मध्य एशिया का एक शासक था को बुरी तरह पराजित किया। इससे लाभ उठाकर मुल्तान के खोखरों ने गौरी के प्रतिनिधियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब मध्य एशिया के ख्वारिज्म के शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया तो यहाँ पर खोखरों ने मोहम्मद गौरी के जो प्रतिनिधि थे उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा अतः गौरी को भारत पर आना पड़ा और 1206 ईस्वी में एक बार फिर भारत आना पड़ा। उसने विद्रोह को बड़ी शक्ति से कुचल दिया। हजारों खोखर जो जाति के थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार से गौरी 1206 ईस्वी में पुनः भारत आया खोखरों को विद्रोह को दबाने के लिए, और इसी विद्रोह के दबाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गौरी की जो मृत्यु है 1206 ईस्वी में खोखरों का दमन करने के बाद, जब गौरी वापस लौटकर गजनी जा रहा था तभी 15 मार्च के लगभग 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर खोखरों ने एक दल से उसकी हत्या कर दी। गौरी की मृत्यु के बाद गौरी वंश में और कोई सुल्तान नहीं हुआ जो उसके विस्तृत साम्राज्य को संभाल सकता।
इसलिए प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार में अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। कुतुब ऐबक ने दिल्ली का प्रथम मुगल सम्राट बन बैठा। नासिरुद्दीन कुबाचा जो एक गुलाम था, उसने अपने को सिंध का स्वामी मान लिया। एक एल्दोज था, उसने भी गजनी के राज्य को जीत लिया। अर्थात गौरी वंश भारत में एक चिरस्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने में सफल नहीं हुआ। इस प्रकार गौरी वंश के बाद जो अगला भारतीय इतिहास में नाम आता है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश या दास वंश, क्योंकि इस वंश का नाम जो मोहम्मद गौरी थे उसके जो जितने भी गुलाम थे या दास थे उनके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि भारत में मुस्लिम राज्य का जो स्थापना हुई या संस्थापक था वो कौन था। यानी या तो हम उसे गजनबी को मान सकते हैं या गौरी को। तो इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग विचार व्यक्त किए हैं। महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी दोनों ही मुसलमान और तुर्क विजेता थे जिन्होंने भारत पर एक के बाद एक आक्रमण किए। लेकिन जहाँ तक भारत में मुस्लिम राज की नींव डालने का प्रश्न है तो गजनबी की अपेक्षा गौरी को ही वास्तविक श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही नेता और वीर, साहसी और युद्धप्रिय थे जिन्होंने अपने रणकौशल का कुशल प्रमाण दिया। लेकिन जहाँ गजनबी की विजय के बारे में बात की जाए तो केवल लूट मार रही, वही गौरी की विजय भारत में अधिक चिरस्थायी रही, जिसने यहाँ इस्लामी हुकूमत की नींव डाली और बाद में उसके गुलामों ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की ओर जो दृढ़ता अपनाई वह इतिहास में आज भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी जैसा कुशल योद्धा और कला साहित्य का जो उन्होंने यहाँ पर संरक्षण दिया वो आज भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार तुर्क साम्राज्य की स्थापना के क्या कारण थे, क्यों भारत में यह आक्रमण हुए। क्योंकि कुछ ही आक्रमणकारियों ने भारत जैसे विशाल देश पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और भारत के राजपूत राजा या शौर्य की प्रतिमूर्ति थे उनका अपनी ही भूमि पर हार जाना आश्चर्यजनक था। परंतु दुर्भाग्यवश परिस्थितियाँ ऐसी थीं और भारत की आज़ादी का सूर्य गुलामी के बादलों में शताब्दियों के लिए छिप गया। तो इसके कुछ कारण थे, जिसमें से राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण के अलावा अन्य कारण भी हैं। तो हम बात करेंगे राजनीतिक कारणों के बारे में। तो राजनीतिक एकता और संगठन का अभाव था उस समय। तत्कालीन संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जो परस्पर लड़ा करते थे। राजा लोग अपने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने में लगे रहते थे और आपस में एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। इस प्रकार उनकी शक्ति का ह्रास होता रहता था और विदेशी शक्ति आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकती थी। दूसरी बात है सामंत प्रथा, क्योंकि सामंत प्रथा के फलस्वरूप राजपूत नरेशों की शक्ति की जो विकेंद्रित हो गई थी। युद्ध के समय राजपूत राजा अपने अपने सामंतों की सैन्य शक्ति पर भरोसा करते थे और अनेक बार सामंतों के विद्रोह के कारण उन्हें कठिनाई में फंस जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त प्राय राजा की मृत्यु होते ही उसके अधीनस्थ समस्तगण स्वतंत्र हो जाते थे। इस प्रकार विद्रोह हो जाता था और राज्य में कलह और विद्रोह की भावना बनती रहती थी। तीसरी बात है राष्ट्रीय भावना का अभाव। भारत छोटे छोटे राज्यों में भक्त था और राज्य के प्रति भक्ति की भावना इतनी प्रबल नहीं थी कि राष्ट्रीय भावना का अंत हो गया था। राष्ट्रीय भावना अत्यंत संकुचित थी। राजपूत अपने एवं अधीनस्थ जो राज्य थे उनके लिए बलिदान कर सकते थे, पर उनमें उस राष्ट्रीय भावना की कमी थी जो संपूर्ण देश की रक्षा कर सकने के लिए कटिबद्ध हो। अगली जो कारण था राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन के अन्य दोष भी थे। शासन प्रणाली भी दोषरहित थी तथा उनके राजनीतिक प्रशासन ढांचे में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनसे उन्हें राजपूतों के विरुद्ध सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। तुर्कों में शासक को निर्वाचित किया जाता था तथा प्रत्येक योग्य और शक्तिशाली मुसलमान के लिए राजपद प्राप्त करना था, बल्कि ऐसा राजपूत शासकों में नहीं था। सैनिक कारण देखी जाए तो सैनिक कारणों में भी अनेक कारण थे। स्थायी सेना का अभाव था। भारतीय राजाओं के पास जो स्थायी या अनियमित सेना की भारी कमी थी। युद्ध के समय सामंतों को सैनिक टुकड़ियाँ एकत्र करके वे शत्रुओं से लड़ाने में रखते थे। इस प्रकार युद्ध रत सैनिकों में ना तो
एक समान कौशल और अनुशासन था और ना ही कोई निश्चित ढंग से लड़ पाने की शक्ति। सैनिक दूरदर्शिता की कमी थी। राजपूत जो थे वो शत्रु को सीमांत कर रोकने की अथवा शत्रु प्रदेश से घुसकर उसे परेशान कर देने की दूरदर्शिता कभी नहीं अपनाई। जब आक्रमणकारी राज पर चढ़ आता था तभी वो राजा की नींद खुलती थी। तो इस प्रकार से वो लूट मार करके चला जाता था और राजा चुपचाप बैठकर शत्रु के दूसरे आक्रमण का इंतजार करता रहता था। अगली जो कारण होता सैन्य शक्ति में दोषपूर्ण सैन्य पद्धति भी थी। इसके अलावा तुर्कों का श्रेष्ठ शस्त्र बल और रणकौशल भी था। इसके गुप्तचर व्यवस्था भी थी उनके पास। मुस्लिमों के पास अश्व सेना के सहित अनेक श्रेष्ठतम जो सैनिक दल थे। तुर्कों द्वारा आक्रमण करने की जो पद्धति थी वो भी अच्छी थी। और जो हिंदू समाज में जाति पाति के भेदभाव थे उसके कारण भी उन्हें यहाँ पर आने के लिए छूट मिली। भारतीय समाज फूट और ईर्ष्या से भरा था। ऊंच नीच जाति पाति के भेदों से उसे खोखला कर दिया। भारतीय सैनिक और सेनानायक भी इस कुप्रभाव से मुक्त नहीं थे। जो जाति में नवीन ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ उसका भी प्रभाव पड़ा। तत्कालीन हिंदू समाज नवीन ब्राह्मण धर्म के कुप्रभाव से जटिल और कर्मकांडों से युक्त हो गई। हिंदुओं के जीवन और विचार में एक घातक शिथिलता आ गई। उनकी राजनीतिक और सामरिक बुद्धि कुंठित हो गई। इस प्रकार अनेक कारण हो सकते थे। साथ ही साथ भारतीयों में योग्य नेतृत्व की कमी भी थी। भारतीयों में जो योग्य नेतृत्व की कमी थी उसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जन्मजात सैनिक थे जिनमें सेनापति के गुण कूट कूट कर भरे थे। लेकिन भारतीय राजपूत शासकों में ऐसी कोई गुण नहीं थे। वे युद्ध कला और सैन्य संगठन कुशलता से नहीं कर पाते थे। दुर्भाग्यवश भारत में उच्च कोटि के सेनापतियों का अभाव था। मुसलमानों की दास प्रथा या गुलाम प्रथा भी इसमें कहीं न कहीं उत्तरदायी है, क्योंकि राजपूतों की जो उत्तराधिकारी प्रथा की तुलना में मुसलमानों की जो दास प्रथा थी वो कहीं अच्छी थी। जब बादशाह मरने के बाद गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो जाते थे तो जब बादशाह मरता था तो उसके जो गुलाम होते थे वो गद्दी पर बैठ जाते थे, क्योंकि कोई उचित जो शक्तिशाली गुलाम होता था वो राज्य में अपने को सिंहासन में बैठाकर राज्य का संचालन करता था। यदि बादशाह का कोई लड़का नहीं होता था तब गुलाम या उसका जो योग्य सेनापति होता था वो शासक बनता था। लेकिन दूसरी ओर राजपूतों में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। अगर प्रायः अयोग्य या निकम्मे व्यक्ति भी शासन करने के लिए उत्तरदायी हो जाते थे, क्योंकि इसकी प्रथा थी कि राजपूत शासक की मृत्यु के बाद उसका वारिस ही शासक बनेगा। इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक नैतिक सैनिक कारणों के कारण सामूहिक रूप से हिंदुओं की पराजय हुई। उत्तरी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। इन सभी में भारत की राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का जो कुछ युद्धों में राजपूतों की निर्णायक पराजय का विशेष हाथ रहा। भारत की आंतरिक दुर्बलताओं ने पराजय का जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार कर दी। तुर्कों की रणनीति, सैनिक शक्ति तथा धर्म के नाम पर मर मिटने की उत्कृष्ट अभिलाषा ने उन्हें विजयी बनाया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके गुलाम सूबेदार कुतुब बिन ऐबक ने 1206 ईस्वी में एक स्वतंत्र शासक के रूप में भारत में मुस्लिम राज की स्थापना की। तो जो मुस्लिम राज की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की, उसके जो गुलाम या दास थे उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना से दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, थैंक यू।